तो बच्चों हमने जीरो ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी कर ली है, फर्स्ट ऑर्डर की कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, और भी कई सारे ऑर्डर हैं। देखो अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी कर ली, फर्स्ट ऑर्डर की कर ली, अब हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना हमारे पास एक nth ऑर्डर की रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो, nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो, और उस nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रखो और उससे हम किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम आपके लिए रेट कांस्टेंट का एक जनरल फॉर्मूला बताना चाहते हैं। तो हमने हेडिंग लिखा रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास एक nth ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके रेट कांस्टेंट का एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है k इक्वल टू 1/t n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/a माइनस s का पावर n माइनस 1 माइनस 1/a पावर n माइनस 1। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू कभी नहीं रख सकते, क्योंकि आप n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे ना तो 1 माइनस 1 ये इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर, या ऐसे बोल सकते हैं ये जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमने लिख भी दिया इधर n नॉट इक्वल टू 1, या ऐसे लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर है, आप सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो बच्चों फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला है k इक्वल टू 1/t n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/a माइनस s का पावर n माइनस 1 माइनस 1/a पावर n माइनस 1। चलो, ये हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया आपको nth ऑर्डर के लिए। तो जिस टाइप से हमने आपको nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया ना, इसी टाइप से हम आपको nth ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला बता देते हैं। हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बना देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, जब कभी भी आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या काम करें, उसका जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, उस रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में t की जगह रखे आप t हाफ, x की जगह रखे a/2। तो मैं ये काम करूंगा, ये जो nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, इसमें इसके अंदर हम t की जगह रखेंगे t हाफ, x की जगह रखेंगे a/2। तो देखिए t की जगह t हाफ रखा, x की जगह a/2। अगर x a/2 है और आप इनिशियल a ले रहे हो, a माइनस का वैल्यू भी a/2 होगा। तो देखिए कि 1/t, t की जगह हमने रखा t हाफ n माइनस 1, 1/a माइनस x, a माइनस s की जगह रखा मैंने a/2, ये बन जाएगा a/2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1/a का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये जो लिखा ना 1/a/2 का पावर n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ना, ये बन जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन a पावर n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखो आप इसके, हमने उस t हाफ को इधर ले लिया, तो ये बन जाएगा t हाफ इक्वल टू 1/k n माइनस 1। और वो जो था इसमें हमने क्या काम किया, ये जो स्टेप है ना आपकी, इसको अपने से लिख सकते हैं ना 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन a का पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी a का पावर n माइनस 1, इधर भी a का पावर n माइनस 1। हमने a का पावर n माइनस 1 क्या ले लिया, एलसीएम। तो ऊपर बनेगा आपका 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a पावर n माइनस 1। ये हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको अब हाफ लाइफ देखना है। देखो जैसे मान लो k तो रेट कांस्टेंट है, तो k तो कांस्टेंट होता है। अब आप किसी भी ऑर्डर के लिए बात करेंगे, सपोज आप जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, n का वैल्यू 0 हो गया ना। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे या सेकंड की बात करेंगे, n की वैल्यू तो आप उसमें पर्टिकुलर उस ऑर्डर के लिए n की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब n की वैल्यू कांस्टेंट होगी उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, k कांस्टेंट होगा। ऐसे इसका मतलब इसमें देखो इस फॉर्मूले में k कांस्टेंट है, n अगर कांस्टेंट है तो यार n-1 भी कांस्टेंट ही होगा। और आगे चले 2 पावर n-1 ये भी कांस्टेंट है, -1। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर देखें ना, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर k n-1 और ये जो है ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये सारा कांस्टेंट है। ये तो क्या, ये तो कांस्टेंट आ गया ना। अगर ये कांस्टेंट है तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, तो फिर हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो t हाफ है वो a का पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने रिलेशन बना दिया t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पावर n-1। तो ये हाफ लाइफ और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके बीच में एक जनरल फॉर्मूला बना दिया। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला ले लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखें, t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a पावर n-1 है। जैसे मान लो सपोज आपको जीरो ऑर्डर के लिए चेक करना है, जीरो ऑर्डर है ना, तो आप फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। आप n का वैल्यू 0 रखें, 0 -1 क्या बनेगा, -1।
ए का पावर -1 ऊपर गया तो ए, तो लिख सकते हैं ना जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करें, ये तो प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनल ये तो रिलेशन बता रहा है ना, तो प्रोपोर्शनल फॉर्मूले को तो हम हाफ लाइफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चेक कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑर्डर है, एन का वैल्यू 1 रखें, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1 क्या हुआ 0, ए का पावर 0 क्या होगा कांस्टेंट 1 ही तो होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बोल दिया इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है। सेकंड ऑर्डर में चले, एन का वैल्यू क्या रखा जाएगा 2, एन का वैल्यू 2 रखें, तो आप 2 रखेंगे, 2 - 1 क्या बनेगा 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये रिजल्ट आ गया। हम ऐसे बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर के अंदर जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होगा, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता, और जो सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, आपको दो इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ दे रखी हो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, दो इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपको हाफ लाइफ दे दिया, आपसे बोला गया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या काम करो, इनका सपोज हमने मान लिया जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो उसका हाफ लाइफ है T12, जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है उसका हाफ लाइफ है T12, तो अगर रेशियो लिखें T1/T2 तो ये बनेगा A2/A1 का पावर n-1, ये इसका एक रिलेशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है। अब हमने रेट कांस्टेंट का nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा, फॉर्मूला nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला तो ये ना हमारा k = 1/t n-1 1/, ये तो हमारा फॉर्मूला जो हमने लिखा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से रेट कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, तो हम इसको चेक करते हैं। हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो देखो हमने जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई किया, जीरो ऑर्डर है तो फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रखो, मैं फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रख रहा हूं, देखो तो n के 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, k = 0 रखा 0 - 1 तो यहाँ लिख दिया -1/t, n 0 रख रहे हो तो ये बनेगा 1/a - की पावर -1 1/a का पावर -1 आएगा, ठीक है। a - का पावर -1 है ना, तो इस a - को ऊपर ले जाइए और इधर a को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा a - x - a, ये लिखा ना a - x - a से a आपका कैंसिल हो गया और ये क्या बना माइनस माइनस प्लस, तो k = x/t, और जीरो ऑर्डर में आपको ये तो बताया था जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होता है k = x/t। इसका मतलब ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये फॉर्मूला मैंने आपको nth ऑर्डर से फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रख के कैलकुलेट करके समझा दिया। इसका मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही है। तो आप क्या काम करें, जिस भी ऑर्डर के लिए आपसे बोला गया इस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आप उसके अंदर वो जो ऑर्डर है ना, जैसे मान लो आपसे बोला 3/2 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा, 5/2 का क्या होगा, n की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आपसे जो काइनेटिक स्टडी कर चुके हैं ना, जीरो ऑर्डर की भी हम कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर की भी कर चुके हैं। मान लो हमको सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी करनी है तो क्या काम करोगे, फॉर सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी करनी है तो हमने क्या काम किया, वो जनरल फॉर्मूला लिखा और जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख दी, तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जनरल फॉर्मूला जो था उसके अंदर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तुम्हारे पास आया k = 1/t, यहाँ n-1 तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 होता है, 1/a - x - 1/a। मैंने क्या काम किया, जनरल फॉर्मूले में n = 2 रख दिया है, यहाँ तक पहुंच गया। नेक्स्ट स्टेप, इस t को उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, kt = 1/a - x - 1/a बनेगा। इसमें हमने एलसीएम ले लिया a × a - x, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी आ गई kt = a - x, ये बना a - a - x, इसको सोल्व करें s a कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारा फॉर्मूला बन गया k = 1/t × x/a × a - x। ये हमारे पास में सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया है। हमसे बोला जाए सेकंड ऑर्डर के हाफ लाइफ क्या होगा, तो हाफ लाइफ के लिए क्या बताया था फॉर्मूले में, रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में। अब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मतलब सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये आ गया ना। इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, t की जगह रखूंगा T12, x की जगह रखूंगा a/2, तो आप देख सकते हैं k = 1/t, t की जगह हाफ रखा, t की जगह T12 रखा, x की जगह क्या लिखा मैंने a/2, a और a - x की जगह a/2, ये हमने पुट किया, a/2 से a/2 कैंसिल हुआ तो हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया 1/a, ऐसे बोल सकते हैं इसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि देखो जो सेकंड ऑर्डर होता है ना, जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है जी। चलिए
अब कई बार क्या करता है, ये हमसे ग्राफ वगैरह बनवा देता है। जैसे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हमसे बोला गया सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर के अंदर हमसे बोला गया 1/a-x और t के बीच में ग्राफ क्या होगा। ठीक है, 1/a-x और t के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। हमने आपको कैसे कर रखा है, जब भी आपसे ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन पूछे सबसे पहले क्या काम करें, जिन दो पैरामीटर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उनके बीच में जो भी रिलेशन है आप सबसे पहले वो रिलेशन लिखो। तो रिलेशन क्या है, अभी रिलेशन लिखा ना हमने, kt सेकंड ऑर्डर के लिए kt इक्वल टू आया था 1/a-x माइनस 1/a आया, नंबर 1। दूसरी बात, मैंने आपसे क्या बोला था, आपको आपने जिसको वाई स्केल पे ले रखा है, जिसको आपने वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको किधर ट्रांसफर कर दो, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हमने वाई स्केल पे क्या लिया 1/a-x, तो 1/a-x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें और बाकी सबको राइट हैंड साइड में। तो फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या बता रखी है, आप इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। तो कंपेयर करें तो ये तो y हो गया, x की जगह t है, इसका स्लोप आ गया कि इंटरसेप्ट 1/a, तो इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, साथ में इंटरसेप्ट भी होगा। ये ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट आएगा 1/a और इसका स्लोप आता है k। ठीक है, इसी में एक और ग्राफ बता देता हूँ। आपसे बोला गया कि काम करो, इसका t हाफ और a के बीच में ग्राफ क्या होगा। सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है तो t हाफ रिलेशन लिखा। अभी भी आपको बताया था कि जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। ये आएगा सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी बता दी। अब सेकंड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 हमने ले लिया, डिसोसिएशन ऑफ HI। ये जो एग्जांपल है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। डिसोसिएशन ऑफ HI का डिसोसिएशन, ये भी सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हमने ले लिया, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑर्डर होता है, बेसिक मीडियम सेकंड ऑर्डर होता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये वाला सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ये सेकंड ऑर्डर होता है। इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन अल्कलाइन मीडियम। H2O2 का डिकम्पोजिशन है अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास में, ये भी सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। इसका रेट लिख रखा है मैंने कि H2O2 की पावर 1। इस रिएक्शन का जो रेट है वो H2O2 की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, उसके साथ में आयोडाइड आयन पे भी डिपेंड करता है। तो ये आता है सेकंड ऑर्डर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पता है ये एग्जांपल ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये बोला जा रहा है H2O2 का डिकम्पोजिशन, आपको याद है मैंने H2O2 का डिकम्पोजिशन की काइनेटिक स्टडी बताई थी आपको, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मोलिक्युलिटी बताई थी। तो वहां दो एग्जांपल बताए थे ना, एक तो N2O5 का डिकम्पोजिशन, एक H2O2 का डिकम्पोजिशन। याद करो, N2O5 का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, H2O2 का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। अगर आपसे बोला जाए H2O2 का डिकम्पोजिशन कौन सा ऑर्डर है तो आंसर देंगे फर्स्ट। हाँ, अगर आपसे बोला जा रहा है H2O2 का डिकम्पोजिशन कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन अल्कलाइन मीडियम तो आंसर देंगे सेकंड ऑर्डर। इसलिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल बता देते हैं। थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल, तीन एग्जांपल दे रखे। NO 2NO प्लस O2 से 2NO2 बना दिया, थर्ड हमने बना दिया। सेकंड 2NO प्लस Br2 से 2NO Br बना दिया, और थर्ड एग्जांपल दे रखा है 2FeCl3 प्लस SnCl2 से हमने SnCl4 प्लस 2FeCl2 बना दिया। तो इन तीनों में से ये थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी को याद नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपसे बोला था कि ऑर्डर भैया ना पार्शियल भी होते हैं। ऑर्डर अगर पार्शियल होते हैं, ठीक है, तो हम कुछ पार्शियल, अच्छा थर्ड है ना, पार्शियल की भी बात करते हैं। पहले थर्ड फोर्थ ऑर्डर का बता देता हूँ। फोर्थ ऑर्डर का एग्जांपल, मैंने आपसे बोला था कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, 3 से ज्यादा ऑर्डर नहीं होता। तो हमने आपसे ये बोला था कि ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस रेयर है। हमने ये नहीं बोला कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो आपको आंसर 3 देना है। अगर आपसे ये पूछा क्या 3 से ज्यादा ऑर्डर कभी होगा ही नहीं क्या, तो बोलना ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास में 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो फोर्थ ऑर्डर के, उसके अलावा कोई फोर्थ ऑर्डर का एग्जाम्पल नोन नहीं है। 2 एग्जाम्पल फोर्थ ऑर्डर के, आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर, एक तो दे रखा है 4KClO3, ये डिसोसिएटर होके हमको दे रखा है 3KClO4 प्लस KCl। इस रिएक्शन का जब हमने रेट लिखा, इसका रेट आता है रेट इक्वल टू K KClO3 का पावर 4, इसका ऑर्डर 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल है फोर्थ ऑर्डर का
5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, इसे हमने बना दिया 3Br2 प्लस 3H2O। इस रिएक्शन की जब हमने काइनेटिक स्टडी करी तो उसका रेट हमको पता लगा, रेट इक्वल टू K Br माइनस की पावर 1 BrO3 की माइनस 1 की पावर 1 H प्लस की पावर 2। हमको इसका अब ऑर्डर देख रहे हैं ना हम, तो अगर इसका ऑर्डर लिखे तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, और का सम करना है, ऑर्डर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। आंसर क्या देंगे, ये आ जाएगा फोर्थ ऑर्डर। ये रहा ना, मैं तो आपसे बोला ये फोर्थ ऑर्डर के दो एग्जांपल है जो फोर्थ ऑर्डर के, उसके अलावा कोई भी एग्जांपल नोन नहीं है। फिफ्थ ऑर्डर तो होता ही नहीं है। हम अभी पार्शियल ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, तो हमने कुछ एग्जांपल पार्शियल ऑर्डर के भी लिख दिए। ऑर्डर पार्शियल भी होता है, तो पार्शियल ऑर्डर के हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया H2 प्लस Br2 से 2HBr, ठीक है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो आता है, ये रेट एक्सपेरिमेंटली आता है, तो आप ये दिमाग नहीं लगाए कि रेट आपने कैसे लिखा, ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके वहां से रेट लिखा है, आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। इसका रेट आता है रेट इक्वल टू H2 का पावर 1 Br2 का पावर 1/2, तो इसका ऑर्डर आ गया 3/2। तो आपको तो रेट वगैरह याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो H2 प्लस Br2 से जो 2HBr बनता है, इसका ऑर्डर होता है 3/2। नेक्स्ट एग्जांपल, COCl2 से हमने बना दिया CO प्लस Cl2, इसका रेट लिखा जाता है रेट इक्वल टू K COCl2 के पावर 3/2, इसका ऑर्डर भी 3/2 होता है। ये दोनों 3/2 ऑर्डर है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CHO है, इसका डिसोसिएशन हुआ, हमको मिला CH4 प्लस CO, इसका रेट भी लिखा तो इसका ऑर्डर भी 3/2 आता है। नेक्स्ट हमने लिखा CO प्लस Cl2 से हमने COCl2 बना दिया, इसका रेट ये लिखा हमने, ऑर्डर 5/2 आता है। एक और एग्जांपल लिखा CaCl3 प्लस Cl2 से हमने ये बना दिया, इसका रेट ये है और इसका ऑर्डर भी 3/2 आता है। ये सब हमारे कौन से ऑर्डर के एग्जांपल है, ये सब हमारे 3/2 ऑर्डर के एग्जांपल, और एक ऑर्डर है 5/2, ठीक है। तो हमने आपको ये ऑर्डर के बारे में समझा दिया है, इसके एग्जांपल से बता दिए, एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। पार्शियल ऑर्डर के एग्जांपल भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है उस पर एक क्वेश्चन हमने ये बनाया, देखो क्वेश्चन ये बनाया हमने, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा फॉर द रिएक्शन। ये डाटा आपको दे रखे हैं ना, ये डाटा आपको दे रखे हैं, और डाटा देके आपसे बोला जा रहा है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। डाटा क्या दे रखा है, देखो डाटा टेबुलर फॉर्म में गिवन है, डाटा हमें दे रखा है, प्रेशर दे दिया mmHg के अंदर, और इधर दे दिया हाफ लाइफ मिनट के अंदर। हमसे बोल रहा है जब हमारा प्रेशर 50 mmHg है, उस समय हाफ लाइफ है 3.72, जब प्रेशर हुआ 100 mmHg तो हाफ लाइफ हो गया 1.86, जब प्रेशर है 200 mmHg तो प्रेशर है 0.93 मिनट। हमसे बोला गया इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने से समझे, इस क्वेश्चन को हम समझे तो हमने ऐसे बोला कि 50 से, ऐसे देखो प्रेशर हमारा 50 से कितना हुआ, 100 हुआ, 50 से 100 हुआ, तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो 50 से 100 का मतलब प्रेशर कितना हुआ हमारा 2 टाइम्स हो गया। ये लीजिए प्रेशर कितना हो रहा है 2 टाइम्स हुआ, और जो हाफ लाइफ है 3.72 से कितना हो गया 1.86 हुआ, हाफ लाइफ हो गया हमारा 1/2 टाइम्स। तो हम ऐसे देख सकते हैं ना कि 50 से 100, इसका मतलब हम इस एक्सपेरिमेंट को उस एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करें तो क्या देखने को मिला, हमने प्रेशर कितना किया डबल, हाफ लाइफ क्या हो गया हाफ, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड ऑर्डर के अंदर। तो ये आ जाएगा n=2, इसका आंसर देंगे ये होगा सेकंड ऑर्डर। ये हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट बना दिया है। मान लो आपकी इच्छा है कि नहीं हमें तो डायरेक्ट नहीं बनाना सर, हम तो इसको सोल्व करना चाहते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था ना, 2 हाफ लाइफ दे रखे हो और इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हो, तो रिलेटिवली हमने कंपेयर किया था T12/T2 इक्वल टू आप क्या लिखते थे A2 - A1, इसका पावर आएगा n-1, ये लिनियर तक आ गए। T12 को हमने क्या लिखा, T12 कितना दे रखा है 3.72, T12 हमारे पास है 1.86, ये लीजिए T12 3.72 रखा, T12 हमने 1.86 रखा, A2/A1, A2 की जगह रखेंगे हम 100 और A1 की जगह हमने क्या रखा 50, इसका पावर हम लिख देंगे n-1, इसको सोल्व कर दें तो ये बनता है 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 का पावर n-1, इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसे बोल सकते हैं n-1 का वैल्यू कितना आएगा 1, n इक्वल टू आ जाएगा 2, आंसर देंगे। ये एक सेकंड ऑर्डर का एक एग्जांपल है, ठीक है जी। इस टाइप से ऑर्डर निकाल लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और बनाया हमने, हाफ लाइफ पीरियड
a half life period of a reaction at initial concentration of 0.1 mole per liter and 0.5 mole per liter are 200 and 40 second respectively. Calculate order of reaction. मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दो इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, एक तो 0.1 मोल पर लीटर, एक हमको दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर। ये क्या बोल रहा है कि जब इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है तो हाफ लाइफ मेरा 200 है, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5 है तो हाफ लाइफ मेरा 40 सेकंड है। हमको इसका हाफ ऑर्डर बताना है। अब इसको सोल्व कैसे करें? वही एक काम करो, आपको दो डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशन पर हाफ लाइफ दे रखा है ना, तो आप फॉर्मूला लग सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? इसका फॉर्मूला T half 1 upon T half 2 equal to 8 upon A1 power n minus 1। T half 1 की जगह हमने रखा 200, T half 2 की जगह रखा हमने 40, A2 upon A1, A2 हमारे पास है 0.5, A1 हमारे पास है 0.1, इसका पावर है n minus 1। यहाँ तक पहुंच गया। 200 अपॉन 40 की बात करें तो 200 को अगर 40 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 5 पावर n माइनस 1। इसको कंपेयर किया, n माइनस 1 इक्वल टू कितना है? 1, n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। ठीक है, अब ये तो हमने मेथड से सॉल्व कर दिया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे बनाए? इसको डायरेक्ट कैसे बनाए? डायरेक्ट ऐसे सोचते ना कि इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 से 0.5 किया, कितना किया? 5 टाइम्स। और हाफ लाइफ 200 से कितना हो गया? 40। 200 से 40 का मतलब 1/5 हुआ। तो इसको देख के ये तो पता लग रहा था ना, इसका जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आंसर क्या देंगे? ये होता है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड ऑर्डर के अंदर। समझे बात को? चलिए जी, एक क्वेश्चन और बना रहे हैं आपके लिए। इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 20% of a substance is dissociated in 40 minutes. Calculate time taken for 60% completion। आपसे बोला जा रहा है, आप ये बताइए इसको 60% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बता रखा हमने। सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है k इक्वल टू 1/t इनटू x अपॉन a इनटू a माइनस a, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्या बोला गया? 20% का टाइम दे रखा है, 60% का टाइम पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए 1% का टाइम गिवन हो और दूसरा % का टाइम निकालना हो तो दोनों के इक्वल कर दो ना यार। तो ये क्या दे रखा है? 20% का टाइम दे रहा है और आपसे 60% का पूछ रहा है ना, तो 20% पे k निकालो, 60% का k, दोनों का k इक्वल कर दो। 20% का k क्या लिखेंगे? देखो परसेंट लिखा है हमने, ये 20% का k है ना, k क्या लिखा जाएगा? 1/t। ये लीजिए 1/t, t 20% का टाइम क्या दे रखा है? 40 मिनट। ये 40 मिनट। x क्या लिखा हमने? 20/a 100 इंटू a माइनस s की जगह हम 80 रख देंगे इक्वल टू 1/t। ये वाला टाइम हमको चाहिए, ये तो टाइम हमको चाहिए ना। इसका मतलब ये t तो हमको कैलकुलेट करना है, ये तो टाइम हमको कैलकुलेट करना है, ये तो t लिख दिया हमने इनटू x। 60% का मतलब x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू 60 रखा जाएगा। a की जगह आप रखेंगे 100 इंटू a माइनस x, और अगर 60% है तो a माइनस x की जगह ये लिख दिया जाएगा 40। ये 40 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें। 100 से 100 कैंसिल हो गया है। ठीक है, 40 से 80 हमने 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया,
इस 2 से हमने इसको 3 टाइम कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो t इक्वल टू कितना आएगा, देखो उधर t को उधर ले गए और इसको इधर शिफ्ट करें तो ये बन जाता है 80 इंटू 3, आंसर है 240 मिनट, ये आ जाएगा 240 मिनट। ऐसा है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, इसके बारे में हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था। हमने आपसे बोला था ना कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने जब ऑर्डर वगैरह बोला था ना आपसे कि ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, तो वहां पर भी थोड़ा सा जिक्र किया था। अब हम आपको कोलिजन थ्योरी बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कोलिजन थ्योरी हमसे क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी हमसे बोलती है कि देखो भाई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए। देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके पॉइंट्स 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस किया था मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लेविस ने। ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस किया था मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लेविस ने। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपसे कोई पूछता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात सेकंड हमने बोला, अभी भी जैसे बोला कि रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, इसके लिए जरूरी क्या है, उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए, मतलब कोलिजन तो मस्ट है। तो हमने लिखा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना ही चाहिए। अगर कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरा बात, अब देखो भाई, अब कोलिजन होगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, पर सेकंड के अंदर, पर सेकंड यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे दैट इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये से फिर हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हमने डेफिनेशन लिखी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है Z, इसको हम Z से लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो गैसेस रिएक्शन होती है ना, गैसेस रिएक्शन के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, गैसेस रिएक्शन के अंदर अप्रोक्स 10 टू पावर 25 से लेके 10 टू पावर 28 नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकंड के अंदर हो जाते हैं। ऐसा हो सकते हैं गैसेस रिएक्शन की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोक्स होती है 10 टू पावर 25 से लेके 10 टू पावर 28 हर्ट्ज। अब आप सोचिए 10 टू पावर 25 से 10 टू पावर 28 हर्ट्ज, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो गैसेस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के बनने की रेट तो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त रेट से प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। इसने क्या बोला, इसने बोला ना कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड में कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोलिजन करेगा वो प्रोडक्ट बना ही लेगा। तो हमने बोला कि देखो भाई ऐसा होता है, कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं, पर इनमें से भी एक जो स्मॉल फ्रैक्शन है वही प्रोडक्ट बनाता है, और जो स्मॉल फ्रैक्शन प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलेंगे इसने इफेक्टिव कोलिजन किया, और जो प्रोडक्ट नहीं बनाता है उसको बोलेंगे इसने इनइफेक्टिव कोलिजन किया। इसका मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए केवल कोलिजन से ही काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट तभी बनेगा जब कोलिजन इफेक्टिव होगा। कोलिजन तो हुआ, पर अगर इनइफेक्टिव हुआ तो भैया प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगा। ये प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन होना चाहिए इफेक्टिव। तो हमने देखो ये समझा आपको। For gaseous reaction, collision frequency is very high, but only a small fraction of these collision can be converted into product known as effective collision. Collision frequency तो बहुत हाई है, पर इसका एक small fraction ही product में convert होता है, that is known as effective collision. चलिए जी, मतलब एक स्मॉल फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उस कोलिजन को क्या बोला, इफेक्टिव कोलिजन। और वो इफेक्टिव कोलिजन, जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल को बोल देते हैं हम एक्टिव मॉलिक्यूल, या उनको बोल देते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूल। यानी कोलिजन होगा इफेक्टिव कोलिजन, और वो जो मॉलिक्यूल है जो उस इफेक्टिव कोलिजन को कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बोल दिया जाता है इफेक्टिव मॉलिक्यूल, या उसको बोलते हैं हम एक्टिव मॉलिक्यूल। दोस कोलिजन which can be converted into product known as active molecule, but those which can't convert it into product known as inactive molecule। मतलब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको बोला हमने एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा उसको हमने बोल दिया इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें यहां तक समझ में आने लग गया कि प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, नंबर 1।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इफेक्टिव कोलिजन हो उसकी क्या कंडीशन है भाई, मतलब किन कंडीशन में कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो हमने नेक्स्ट ये लिखा कोलिजन कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन हो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हमने बोला कि इफेक्टिव कोलिजन हो उसके लिए हमारे पास दो बैरियर है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उस रिएक्शन को उन दोनों बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। दो बैरियर है, दो में से अगर एक क्रॉस कर लिया दूसरा नहीं किया तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जरूरी है, दोनों ही बैरियर क्रॉस होना मस्ट है, मतलब प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दोनों बैरियर क्रॉस होंगे। एक हो गया दूसरा नहीं हुआ तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मैंने लिखा देयर आर फॉलोइंग टू बैरियर which must be cleared by every chemical reaction for an effective collision। उस प्रोडक्ट बनाने के लिए उन दोनों बैरियर का क्रॉस होना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर एक क्रॉस हो रहा है और दूसरा क्रॉस नहीं हो पा रहा तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब कौन कौन सा बैरियर है उसमें, एक तो हमारे पास आता है एनर्जी बैरियर और सेकंड हमारे पास आता है ओरिएंटेशन बैरियर। एक तो हमने लिखा एनर्जी बैरियर और दूसरा बैरियर हमने लिखा ओरिएंटेशन बैरियर। अब इन बैरियर को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एनर्जी बैरियर। ये जो एनर्जी बैरियर है ना, इस एनर्जी बैरियर को आप ऐसे समझिए, इस एनर्जी बैरियर के अंदर हमारे पास एनर्जी की दो डेफिनेशन आती है। एक तो आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक हमारे पास आता है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट। आप इसको समझ लीजिए, जैसे मान लो सपोज आप रोड पे चल रहे थे, आप ये रोड पे चल रहे हैं, इस टाइप से आप रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते आपके सामने एक ब्रेकर आ गया, ये ब्रेकर आ गया। अब आप इधर थे, आपको उधर जाना है, तो आप इधर से उधर तभी जा पाएंगे जब आपको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये बैरियर ब्रेकर एक तरह से बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वहां जो बैरियर है वो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोलती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये बोलती है कि आपका जो रिएक्टेंट है ना, इसको प्रोडक्ट बनाना है, इधर से उधर जाना है, इसके पास में कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम ये तो होना ही चाहिए ना। ये जो एनर्जी इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या बेसिकली, फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess a certain minimum or more value of energy known as threshold energy। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है इसको हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है तो कम से कम ये एनर्जी तो इनके पास होना ही चाहिए, इससे ज्यादा रख ले तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, इसको बोल दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब मान लो ऐसा था कि रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, रिएक्शन जो था ना, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये बैरियर है ना, ये बैरियर हमारा 100 किलो जूल का बैरियर था। इसका मतलब 100 किलो जूल तो क्या आ गया, ये बैरियर था, ठीक है। अब हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थे, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ये तो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है। सपोज रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करने आया तो अपने साथ एनर्जी तो लेके आएगा। सपोज वो अपने साथ जब आया तो अपने साथ में 20 किलो जूल एनर्जी लेके आ गया। तो 20 किलो जूल क्या है, आप इस 20 किलो जूल को बोल सकते हैं ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये इस रिएक्टेंट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ये तो 20 लेके आया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा था, इसको पता लगा यार यहाँ तो 100 की जरूरत है, इसके पास है तो 20 और चाहिए कितनी 100, तो इसको और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, तो इसको बाहर से एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी 80 किलो जूल एनर्जी। जैसे ये उस एक्स्ट्रा 80 किलो जूल एनर्जी को लेगा, उस 80 किलो जूल एनर्जी को लेते हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एकदम एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होके ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर हमारा प्रोडक्ट बना लेगा। तो जो 80 किलो जूल एनर्जी है जिसने इस हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, इसलिए उस 80 किलो जूल एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि प्रोडक्ट बनाना था, हम इफेक्टिव कोलिजन करना था, तो उसके लिए हमको बाहर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट में आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन दे रहा हूं। लिखा मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिख दिया जाता है ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन, the minimum extra amount of energy which is required by reacting molecule to convert into product known as activation energy। minimum extra, ये extra word, ठीक है, ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या कि जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैनेज कर दे तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
अब इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं। हमने एक रिएक्शन ले ली, रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट मेरे पास ए बी और सी डी, मेरे पास ये रिएक्टेंट थे, ठीक है, एबीसीडी रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है, जो ओल्ड बॉन्ड है वो तो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए जी, अब इसको रिएक्ट करना था तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, तुमने बोला इसको चाहिए ई एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन में होगा क्या, अभी ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है, सी और डी के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो जैसे इनको एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी मिलेगी, हमारे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है इनको जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी मिलेगी ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पुराने इनके जो बॉन्ड है वो तो वीक होने लग जाएंगे और ये नए बॉन्ड बना लेंगे। अभी देखो बॉन्ड किसके बीच बना हुआ है, ए और बी के बीच में, तो देखो हमने इसको लिखा ए और बी के जो बीच में जो बॉन्ड है वो मैंने डॉटेड से बना दिया, इसका मतलब पुराना बॉन्ड वीक होने लग गया। सी और डी के बीच का बॉन्ड भी वीक होने लग गया, इसको डॉटेड से दिखा दिया, नया बॉन्ड ए और सी के बीच बना और बी और डी के बीच बॉन्ड बन गया। तो ये जो बना इसको बोल देते हैं ये है हमारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल नहीं होगी क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये तो एक हायर एनर्जी की स्टेट है ना, और अगर एनर्जी हाई है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये हाईली अनस्टेबल है और डिकम्पोज होकर हमको AC प्लस BD की प्रोडक्ट बना देता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हम जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी देंगे हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाएंगे, एक्टिवेटेड होकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, वो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, हाईली अनस्टेबल है और वो डिकम्पोज होकर फिर हमको प्रोडक्ट बना देते हैं। तो